वेलकम एवरीवन। फाइनेंशियल कमेटीज स्टार्ट करेंगे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स की 3 क्वेश्चंस हैं, आईएएस के ये 3 क्वेश्चंस हैं एंड ये 3 क्वेश्चंस स्टेट सर्विसेज के हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सो पार्लियामेंट्री कमेटीज चैप्टर को छोड़ना नहीं है क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो पॉज करके इनको रीड करिएगा। आज हमने करना है फाइनेंशियल कमेटीज को स्टार्ट। गवर्नमेंट लोगों का पैसा यूज कर रही है एंड पार्लियामेंट इस गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल इसके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल रखता है। कहां पर इसने लोगों का पैसा खर्चा है, कहीं करप्शन तो नहीं करी है, एक्स्ट्रा वेगेंस खर्चा तो नहीं करा है, लोगों के पैसे का मिसयूज तो नहीं करा है। इसी के लिए ही फाइनेंशियल कमेटीज को इलेक्ट करा जाता है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये सारी कमेटीज में से ओल्डेस्ट कमेटी है। 1921 में फर्स्ट इसको अपॉइंट करा गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सारे एक्ट्स जितने भी हैं इनको मैंने स्टार्टिंग में ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर में डिटेल में कवर करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आपने जाकर वो देख लेना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की प्रोविजन के अंडर फर्स्ट टाइम इसको सेटअप करा गया था। ओल्डेस्ट कमेटी है। 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं। ओके, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट टाइम इसको 1920 में स्टैब्लिश करा गया, लेकिन उसके बाद अब भी ये कंटिन्यू है एंड अब इसको रूल 308 ऑफ लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 308 के अकॉर्डिंग अब हर साल इस कमेटी को अपॉइंट करा जाता है, इसको इलेक्ट करा जाता है। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। देखिए, सारे फैक्ट्स मैंने इन नोट्स में नहीं लिखे होते हैं, बट जो भी मैं फैक्ट्स ऐसे बोलकर भी बताती हूँ उनको आप नोट करिएगा कहीं पर, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं एंड 7 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से एंड इनको इलेक्ट करा जाता है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सारे मेंबर्स को इस सिस्टम को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है विद एग्जांपल, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी आपने जाकर देखना है। अभी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। देखिए, अगर लोकसभा के 15 मेंबर्स को इलेक्ट करना है इस कमेटी के लिए तो कैसे करा जाएगा। हर एक पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कितना प्रपोर्शन है लोकसभा में, कितनी उनके मेंबर्स हैं, उनकी क्या मेंबरशिप है, इसी मेंबरशिप के बेसिस पर ही हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में इलेक्ट होने का चांस दिया जाएगा। सपोज अभी देखिए, बीजेपी के कुछ मेंबर्स होंगे, 15 इसके 10 मेंबर्स इसके हैं। कांग्रेस के कुछ मेंबर्स होंगे लोकसभा में, से 6 मेंबर्स इसके हैं। ऐसे ही कुछ और पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कुछ मेंबर्स इसके होंगे। ठीक है, अब जितना भी इनको वोट मिला है उस वोटिंग शेयर के अकॉर्डिंग और मेंबरशिप कितनी है इन सारी पार्टीज की हाउस में, उसी के अकॉर्डिंग ही लोकसभा से 15 मेंबर्स इलेक्ट करे जाएंगे। अब ये सारे मेंबर्स लोकसभा में से ही इलेक्ट करे जाएंगे। ऐसे ही राज्यसभा भी 7 मेंबर्स को इलेक्ट करेगी, अपने हाउस में से इलेक्ट करेगी, सेम थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एंड देखिए, हर साल इस कमेटी को इलेक्ट करा जाता है, हर साल मेंबर्स को इलेक्ट करा जाता है। तो इसीलिए अगर एक साल में, देखिए अगर इस साल में कुछ मेंबर्स इलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर में वो उस पॉलिटिकल पार्टी को, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। सो इसीलिए ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को रखा गया है कि अगर एक साल में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, उसके मेंबर्स नहीं इलेक्ट हो पाए हैं इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में, तो नेक्स्ट ईयर में तो वो डेफिनेटली इलेक्ट हो सकते हैं। सो ये मेथड है इसका। अब देखिए, इसके चेयरमैन की बात करते हैं। चेयरमैन को स्पीकर इलेक्ट करते हैं एंड 1967 से ये एक कन्वेंशन बन चुकी है कि इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन एक ऑपोजिशन पार्टी से ही आएगा। अब ये एक कन्वेंशन है। इससे पहले रूलिंग पार्टी से आता था चेयरमैन। 9 मिनिस्टर्स इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर नहीं हो सकते हैं, इसमें इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों है, ये रीजन भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्योंकि इन मिनिस्टर्स के ऊपर ही तो चेक रखना है। मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोगों का पैसा खर्च कर रही है, यही गवर्नमेंट लोगों का पैसा खर्च कर रही है, तो वो खुद इस कमेटी का पार्ट नहीं बन सकते हैं जब उन्हीं के ऊपर ही चेक रखा जा रहा है थ्रू बाय पार्लियामेंट।
अब इसके फंक्शंस देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शंस क्या हैं। मेन फंक्शन रहता है कैग की तीनों ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना। देखिए 3 रिपोर्ट्स देता है कैग, तीन ऑडिट रिपोर्ट्स रहती हैं। एक होती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, एंड दूसरी ऑडिट रिपोर्ट रहती है फाइनेंस अकाउंट के ऊपर, एंड थर्ड ऑडिट रिपोर्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए। नो ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट है, इन दोनों मेन अकाउंट्स का जो ऑडिट है कैग ने करा है उसको एग्जामिन करने का काम ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का रहता है। इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए अलग से भी एक कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ऑल्दो कुछ कॉरपोरेशंस के ऑडिट का फंक्शन जो है उनको एग्जामिन करने का फंक्शन इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी दे दिया जाता है। नाउ अगर ये कैग की 2 रिपोर्ट दें कि हम, ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसका मेन पर्पस रहता है कि जो पार्लियामेंट ने जब बजट तैयार करा गया था तो पार्लियामेंट ने कुछ पैसा गवर्नमेंट को सैंक्शन कर दिया था कि यस आप इस पैसे को खर्च कर सकते हो। फिर बाद में कितना गवर्नमेंट ने एक्चुअली पैसा खर्चा है उसका कंपैरिजन करना, ये काम करा जाता है थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो सेकंड रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, इसका मेन पर्पस रहता है ये देखना कि गवर्नमेंट के एनुअल रिसीट्स क्या हैं, एनुअल डिसबर्समेंट्स कितनी है यूनियन गवर्नमेंट ने, कितना पैसा गवर्नमेंट ने यूज करा है और कितना पैसा गवर्नमेंट ने अर्न करा है, कितना रेवेन्यू हुआ है गवर्नमेंट के पास, उसका ऑडिट रिपोर्ट भी कैग प्रिपेयर करेगा। और ऐसे ही पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो पीएसयू होते हैं उनका ऑडिट करना, उनके अकाउंट्स का ऑडिट करना भी कैग का ही काम है। और ये रिपोर्ट्स स्पेशली एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ऑडिट एंड फाइनेंस अकाउंट का ऑडिट, ये रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी को कैग सबमिट करेगा। फिर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करेगी एंड उसके बाद फिर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगी पार्लियामेंट को। दूसरा इसका मेन फंक्शन रहता है पब्लिक मनी को एग्जामिन करना कि क्या इसको खर्च करते टाइम पार्लियामेंट्री लॉज को फॉलो करा गया है, जिस भी पर्टिकुलर हेड के लिए या फिर जिस पॉलिसी के लिए ये पब्लिक मनी सैंक्शन करी गई थी बाय पार्लियामेंट, क्या उसी हेड के लिए उसी पॉलिसी के लिए ही ये पैसा खर्चा जा रहा है। और इसके साथ ही ये पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रूडेंस को भी चेक करती है। प्रूडेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कहीं एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा तो नहीं करा है, जितनी जरूरत नहीं थी क्या उससे ज्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया है। ये सारी चीजें इकोनॉमी के, अगर कहीं पर पैसे को सेव करा जा सकता था बाय गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ने वो चीजें करी हैं, ये सारी चीजें एग्जामिन करना भी इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम रहता है। नौ इन सारे फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है, ये मैंने ऑलरेडी वैसे बताया है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। ये जो अकाउंट्स इनके ऊपर कैग रिपोर्ट तैयार करेगा, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद कैग फिर इन ऑडिट रिपोर्ट्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी में सबमिट करेगा एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी इन्हीं अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताया जाएगा कि पार्लियामेंट ने जितना पैसा दिया था गवर्नमेंट को और जितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च करा है उनका कंपैरिजन क्या है, उनका एनालिसिस करा जाएगा। ऐसे ही फाइनेंस अकाउंट में ये देखा जाएगा कि गवर्नमेंट को कितने एनुअल रिसीट्स हुए हैं, कितना रेवेन्यू हुआ है और कितना पैसा गवर्नमेंट ने डिसबर्स करा है, ऐसे कि सैलरीज दी हैं। ये चीजें भी इस सारी ऑडिट रिपोर्ट्स के थ्रू चेक करा जाएगा एंड देन उसके बाद इन रिपोर्ट्स को फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करेगी। ना इसके साथ ही अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी को लोकसभा में कोई और भी अकाउंट आया है, से किसी पीएसयू का ही अकाउंट आ गया है, किसी कॉरपोरेशन का ऑडिट अकाउंट आया है, इन ऑडिट अकाउंट्स को भी, इन रिपोर्ट्स को भी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन कर सकती है। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या रहता है कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करते टाइम, एग्जामिन करते टाइम इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को एंश्योर करना होगा फर्स्ट कि ये मनी जो भी सैंक्शन करी थी गवर्नमेंट ने और जिस पर्पस के लिए या फिर जिस सर्विस के लिए सैंक्शन करी गई थी, जिस हेड के लिए सैंक्शन करी गई थी, क्या ये मनी वहीं पर ही यूज करी गई है, ये इस कमेटी को चेक करना होगा। साथ में ये कमेटी चेक करेगी कि ये एक्सपेंडिचर जो भी नियम कानून है, ये एक्सपेंडिचर उनको कंप्लाई करता है या नहीं। जो भी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं इस खर्चा करने के लिए, गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर करना है, उस जो भी अथॉरिटी उस एक्सपेंडिचर को गवर्न कर रही है,
क्या ये एक्सपेंडिचर उस अथॉरिटी के नियम कानूनों के अकॉर्डिंग ही खर्चा जा रहा है। इसके साथ ही ये पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करेगी रीअप्रोप्रिएशन को भी। देखिए, हमने रीअप्रोप्रिएशन का देखा था जब हमने टोकन ग्रांट की बात करी थी कि जो भी पैसा सैंक्शन करा गया है, अगर वो पॉलिसी ए के लिए करा गया था एंड बी की साइड उसका हेड चेंज कर दिया गया है, यहां से पैसा निकाल कर अगर बी पॉलिसी के लिए एलोकेट कर दिया गया है, तो क्या ये एप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग टू रूल्स है या नहीं, ये एग्जामिन करना भी इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होगा। इसके साथ ही कुछ स्टेट कॉरपोरेशंस और ट्रेडिंग कंसर्न्स, इनके अकाउंट को भी एग्जामिन करना इस कमेटी का ही काम होगा। अब ये स्टेट कॉरपोरेशंस कौन सी हो सकती हैं? कोई गवर्नमेंट की कंपनीज होगी, कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होगी जो कि पार्लियामेंट्री लॉज के अकॉर्डिंग चल रही है, जो कि स्टेट के अंडर है। इनके अकाउंट्स को चेक करना भी इस कमेटी का ही काम होगा। और इनके अकाउंट्स को चेक कैसे करा जाएगा? देखिए, कैग तो ऑडिट करेगा ही, बट कैग इससे पहले कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा एंड उसके बाद ही फिर कैग सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा इन स्टेट कॉरपोरेशंस के लिए। नाउ इसके साथ ही कुछ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के अकाउंट्स को भी चेक करा जा सकता है इस बॉडी के द्वारा, जिनका ऑडिट अगेन कैग ने करा होगा। ऐसे ही स्टोर्स एंड स्टॉक्स, अब ये क्या है? गवर्नमेंट के अपने ऑफिसेज रहते हैं, गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, से कोई मैन्युफैक्चरिंग से चीजें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि गवर्नमेंट के अंडर है। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर स्टोर्स के अकाउंट्स को भी कैग ऑडिट करेगा और जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी फिर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी उनको एग्जामिन करेगी। इसके साथ ही अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा पार्लियामेंट ने दिया था उससे ज्यादा पैसा किसी सर्विस के लिए खर्चा गया है, तो उस एक्स्ट्रा मनी, जो एक्सेस मनी खर्च हुई है, उसको एग्जामिन करना भी इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का ही काम होगा। नाउ ये पब्लिक अकाउंट कमेटी अकेले काम नहीं करती है, इसकी हेल्प के लिए रहता है कैग। कैग को हमने अलग चैप्टर में कवर करना है, बट इसके लिए एक लाइन हमेशा बोली जाती है और इसको आंसर राइटिंग में भी आप कोट कर सकते हो, दैट कैग एक्ट्स एज अ गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड ऑफ दिस पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को हर वे में, हर टेक्निकल हेल्प देना, क्योंकि देखिए कैग जो होता है वो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है, वो सारी चीजों को चेक कर सकता है। बट ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके मेंबर्स इस अकाउंटिंग टर्म्स के लिए, जितनी भी अकाउंटिंग्स की टेक्निकल टर्म है, ग्रांट्स की जो टेक्निकलिटीज होगी, इन सारी चीजों को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चेक नहीं कर सकते हैं, उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज नहीं होती है। इसीलिए कैग इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को हमेशा हेल्प करता है और इसको बोला जाता है गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ दिस पब्लिक अकाउंट कमेटी। लक्ष्मीकांत में एक अशोक गुप्ता कैग हैं, ये भी, इन्होंने इस कमेटी की इम्पोर्टेंस बताई है कि कैसे इस पब्लिक अकाउंट कमेटी की अब इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये एक पावरफुल टूल है पार्लियामेंट के हाथों में, जिससे गवर्नमेंट को कंट्रोल करा जा सकता है, गवर्नमेंट के खर्चों को कंट्रोल करा जा सकता है। और उन्होंने ये चीज बोली है कि इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को एक पावरफुल फोर्स के जैसे डेवलप करा जाना चाहिए, जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर पाएगी। अब देखिए, ये सारे फंक्शंस तो हमने देख लिए हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के ये सारे फंक्शंस हैं, बट इसके साथ ही इसकी कुछ इनइफेक्टिवनेस भी है कि किन बहुत सारी जगह पर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी काम नहीं कर पाती है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले तो देखिए, पॉलिसी रिलेटेड पॉलिसी क्वेश्चंस को ये कंसिडर नहीं कर सकती है। ये खर्चा तो देख रही है, लेकिन खर्चा, ये जो पैसा एलोकेट हो रहा है वो सारा पर्टिकुलर किसी पॉलिसी के लिए होगा, किसी मिनिस्ट्री के अंडर होगा। तो इस पॉलिसी को पैसा एलोकेट या सैंक्शन करना ये ऑलरेडी कर दिया होता है जब बजट प्रिपेयर करा जाता है। तो पॉलिसी से रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर इस कमेटी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अगर हम बजट की भी बात करें तो वहां पर एक स्टेज में हमने कट मोशंस की बात करी थी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन पॉलिसीज के ऊपर जितना भी पैसा खर्चा जा रहा है, जितनी भी मनी एलोकेट करी गई है, कट मोशंस के थ्रू इस मनी को कम कर सकती है या फिर जितना भी पैसा एलोकेट करा गया है उसको पूरे के पूरे पैसे को खत्म भी कर सकती है। बट ये कट मोशंस भी इनइफेक्टिव ही रहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी में है, जैसे आज की गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी में है तो लोकसभा में इन्हीं के ही मेंबर्स ज्यादा होंगे, इन्हीं की मेंबरशिप ज्यादा होगी और वो सारे मेंबर्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ही फेवर करेंगे। सो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का
पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन से कोई भी कंसर्न नहीं रहता है। उसके साथ ही जब भी ये पैसा खर्च दिया जाता है उसके बाद ही ये कमेटी एग्जामिन करती है। बट मिनिस्ट्रीज ने पैसा तो ऑलरेडी खर्च दिया होता है, अब बाद में उसका ये पोस्टमार्टम ही करती हैं। और गवर्नमेंट की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज डे टू डे अपने फंक्शंस में, डे टू डे वर्क में जितना भी पैसा खर्च कर रही हैं, उसके ऊपर इस कमेटी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये कमेटी जस्ट एक एडवाइजरी कमेटी है। इसने अगर कोई रिकमेंडेशंस दी हैं, अगर गवर्नमेंट के खर्चे को इसने एग्जामिन भी करा है या फिर कोई रिकमेंडेशंस दी हैं उसके ऊपर, तो ये बाइंडिंग नहीं रहेंगी, ये जस्ट एडवाइजरी है। बट फिर भी इस कमेटी की बहुत ज्यादा रेलिवेंस है आज के टाइम पर, क्योंकि देखिए जब इसने कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करा उसके बाद इसको अगर लगा कि पब्लिक मनी को ऐसे ही खर्चा जा रहा है, पब्लिक मनी का वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट वेस्ट कर रही है, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा कर रही है, करप्शन कर रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर देखिए एक बर्डन रहता है, क्योंकि ये चीजें पब्लिक डोमेन में जाती हैं। तो गवर्नमेंट को हर 5 साल बाद लोगों को रिस्पॉन्सिबल रहना होता है। इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट को लोग हटा भी सकते हैं। तो इसलिए इन जो कमेटी है, ऑल्दो ये एडवाइजरी हैं, इनकी जो रिकमेंडेशंस है वो एडवाइजरी हैं, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन रहता है कि यस हमें पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होना है, अकाउंटेबल होना है, इलेक्शन टाइम पर उनको आंसर करना है। ना एक और लिमिटेशन क्या है इस कमेटी की कि देखिए एक इनफैक्ट कैग की भी ये लिमिटेशन है। कैग का पूरा मीनिंग देखिए क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बट इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए बस ये ऑडिटिंग का ही काम करते हैं। कंट्रोलर का तो ये काम करते ही नहीं है, मनी को ये किसी भी वे में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कितनी मनी एलोकेट करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को, उसके ऊपर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। पैसा खर्चने से पहले इनको पूछा नहीं जाता है, तो कंट्रोलर का फंक्शन ये भी नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, ये भी अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्री को पैसा खर्चने से मना नहीं कर सकती हैं। पैसा ऑलरेडी जब खर्च दिया जाता है, बाद में बस ये उसको एग्जामिन ही करती हैं, एंड दैट टू ऑन द रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय कैग। सो इनने देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई पावर नहीं है, उससे रिलेटेड कोई इनके पास पावर्स नहीं है, ऐसे ही कैग के पास भी कोई पावर नहीं है। नो इसके साथ ही ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। अगर किसी को याद हो, जो प्लानिंग कमीशन था वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, तो कितनी पावरफुल बॉडी थी ये, उसी की वजह से ही, क्योंकि सारा कंट्रोल ही इसके पास था। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम स्टेट्स को कोई पूछता ही नहीं था, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ये ऑर्डर्स इशू कर सकती थी, रेगुलेशंस बना सकती थी, नई पॉलिसीज लेके आ सकती थी, प्लानिंग कर सकती थी। बट सेम वे में अब इसको हटा दिया गया है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी तो इसके पास ये पावर्स थी। ऐसे अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, तो ये भी अब एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, तो ये ना तो कोई ऑर्डर इशू कर सकती है, ना ही कोई डिसीजन ले सकती है, और ना ही कोई रेगुलेशंस इशू कर सकती है। फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही रहती है, और पार्लियामेंट बजट टाइम पर ही पैसा ऑलरेडी एलोकेट कर देता है, ग्रांट्स एलोकेट कर देता है, मनी सैंक्शन कर देता है। बाद में ये बॉडीज, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जस्ट उस खर्चे को एग्जामिन ही करती है।